झारखंड के एक खूबसूरत गांव में अमर और विजय नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों बचपन से एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। अमर की पहचान उसकी निडरता और साहस के लिए थी, जबकि विजय अपनी शांत प्रवृत्ति और समझदारी के लिए जाना जाता था। अमर हमेशा विजय से कहता, तुम्हारी समझदारी मुझे संभालती है, लेकिन कभी कभी दिल से जीने का मजा भी लेना चाहिए। विजय हंसते हुए जवाब देता, और तुम्हें मेरी तरह थोड़ा सोच समझ कर चलना चाहिए। हर बार सिर्फ दिल से काम नहीं चलता। उनकी दोस्ती गांव वालों के लिए मिसाल थी। लोग कहते थे, इनकी दोस्ती हमेशा रहेगी। लेकिन किसे पता था कि एक दिन उनकी दोस्ती की असली परीक्षा होगी। एक दिन अमर ने विजय से कहा, यार, हर दिन एक जैसी जिंदगी जीना कितना बोरिंग हो गया है। क्यों ना जंगल चलें? सुना है वहाँ का नजारा लाजवाब है। विजय थोड़ा चिंतित होकर बोला, जंगल जाना आसान नहीं है, वहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। अमर ने विजय को तसल्ली दी, डर क्यों रहे हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। हमारी दोस्ती किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। विजय ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुमने ठान लिया है तो मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अगली सुबह दोनों अपने साथ खाने पीने का सामान और एक एक लाठी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, उन्हें चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और ताजगी भरी हवा ने मंत्रमुग्ध कर दिया। अमर ने विजय से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जंगल कितना सुंदर है। यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। विजय भी धीरे धीरे सहज हो गया। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो अमर, ये जगह वाकई अद्भुत है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम ज्यादा अंदर न जाएं। अमर ने हंसते हुए कहा, यार, तुम हमेशा डरते रहते हो, थोड़ा भरोसा रखो। चलो और आगे चलते हैं। जैसे जैसे वे जंगल के गहराई में जाते गए, चारों ओर का माहौल बदलने लगा। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और चारों ओर एक डरावना सन्नाटा छा गया। विजय ने रुककर कहा, अमर, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, हमें अब वापस चलना चाहिए। अमर ने विजय की चिंता को नजरअंदाज करते हुए कहा, ये सब तुम्हारी कल्पना है। तुम बेवजह डर रहे हो। बस थोड़ा और चलते हैं। कुछ ही देर बाद झाड़ियों से अचानक एक बड़ा और गुस्सैल भालू निकल आया। उसकी गुर्राहट सुनकर दोनों दोस्त डर के मारे जड़ हो गए। अमर ने बिना सोचे समझे पास के एक पेड़ की ओर दौड़ते हुए कहा, जल्दी करो विजय, पेड़ पर चढ़ जाओ। विजय ने घबराकर कहा, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, अब क्या करूं? अमर ने डर के मारे पेड़ पर चढ़ते हुए कहा, तुम्हें कुछ सोचना होगा। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। विजय का दिल अंदर से टूट गया, लेकिन उसने तुरंत सूझबूझ से काम लिया। उसने सुना था कि भालू मरे हुए लोगों पर हमला नहीं करता। उसने जमीन पर लेटकर मरने का नाटक किया। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और फिर मरा समझकर वहां से चला गया। विजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अमर की स्वार्थी हरकत का गहरा असर हुआ। भालू के जाने के बाद अमर पेड़ से नीचे उतरा और विजय से मजाक में बोला, भाई, तुमने तो गजब का नाटक किया। ऐसा लगा जैसे भालू तुम्हारे कान में कुछ कह रहा था। उसने क्या कहा? विजय ने गंभीरता से कहा, हाँ, भालू ने कहा कि ऐसे दोस्तों से बचकर रहो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दें। अमर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो विजय, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैं डर गया था और सिर्फ अपनी जान बचाने की सोच रहा था। विजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अमर, दोस्ती का मतलब ही है एक दूसरे का साथ देना, खासकर मुश्किल वक्त में। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन यह घटना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। गांव लौटने के बाद अमर के दिल में विजय के लिए गहरा अपराध बोध था। उसने सभी गांव वालों के सामने अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, मैंने अपनी जान बचाने के लिए विजय को अकेला छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ और साहस से दोनों की जान बचाई। विजय सच्चा दोस्त है और मुझे खुद पर शर्म है। गांव वालों ने अमर की सच्चाई और विजय की बहादुरी की तारीफ की। अमर ने विजय के पास जाकर गहरी आवाज में कहा, दोस्त, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमारी दोस्ती मेरे लिए सब कुछ है। विजय ने उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा और मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अपनी गलती मानकर उसे सुधारें। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। चलो अब फिर से अपनी दोस्ती को पहले जैसा बनाते हैं। दोनों गले मिले और उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। इस घटना ने अमर को सिखाया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। विजय ने यह समझा कि हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश करना दोस्ती को मजबूत बनाता है। अब अमर और विजय की कहानी गांव में सच्ची दोस्ती की मिसाल बन गई। लोग उनकी दोस्ती से प्रेरणा लेते और कहते, अगर दोस्ती हो तो अमर और विजय जैसी। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम विजयपुर था।
इस राज्य की खुशहाली और प्रजा की संतोष का श्रेय राजा धर्मसेन को दिया जाता था। धर्मसेन न केवल एक योग्य शासक थे, बल्कि वे अपनी सच्चाई और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थे। राजा को हर दिन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन वे हर मुद्दे को संतुलन और विवेक के साथ हल करते थे। धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि उनके दरबार में कुछ लोग स्वार्थी और कपटी होते जा रहे हैं। राजा ने सोचा कि समय आ गया है जब वे यह परखें कि उनके राज्य में सच्चाई का पालन कौन करता है। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और राज्य के प्रमुख लोगों को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहता हूं जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगी। यह प्रतियोगिता पूरे राज्य के नागरिकों के लिए खुली है। जो कोई भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा वह मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। यह सुनकर पूरा दरबार आश्चर्यचकित हो गया। मंत्री आपस में बातें करने लगे। महाराज ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? राजा ने सभी को शांत किया और कहा, इस प्रतियोगिता के माध्यम से मैं देखना चाहता हूं कि मेरे राज्य में कौन सच्चाई और ईमानदारी का पालन करता है। राजा ने अगले दिन पूरे राज्य में एक संदेश भिजवाया। हर नागरिक जो ईमानदार और मेहनती है उसे राजमहल में आमंत्रित किया जाता है। हर प्रतियोगी को एक बीज दिया जाएगा। उस बीज को 1 साल तक उगाना होगा। 1 वर्ष के बाद जो सबसे सुंदर और स्वस्थ पौधा लाएगा वह प्रतियोगिता का विजेता घोषित होगा। यह सुनकर पूरा राज्य उत्साहित हो गया। गांव-गांव और शहर-शहर में चर्चा होने लगी। सभी ने अपने अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दी। विजयपुर के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू एक साधारण किसान था। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। जब वह छोटा था तो उसके माता-पिता का देहांत हो गया था। तब से रामू ने अकेले अपनी जिंदगी संवारनी शुरू की। रामू मेहनती और ईमानदार था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता और खेती से जो कुछ मिलता उसी से अपनी ज़रूरतें पूरी करता। रामू ने जब प्रतियोगिता के बारे में सुना तो उसके मन में उत्सुकता जागी। उसने सोचा, अगर मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेता हूँ तो शायद मेरी किस्मत बदल सकती है। रामू भी अन्य लोगों के साथ राजमहल पहुंचा। वहां प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग उत्साह और जोश से भरे हुए थे। राजा ने एक एक करके सभी को बीज दिए। जब रामू की बारी आई तो राजा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, युवक, इस बीज को अपनी पूरी लगन और सच्चाई से उगाना। याद रखना, यह परीक्षा तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की है। रामू ने सिर झुकाकर राजा से बीज लिया और उसे अपनी झोली में संभाल कर रख लिया। रामू ने घर लौटकर तुरंत काम शुरू किया। उसने अपने गमले को साफ किया, उसमें सबसे अच्छी मिट्टी डाली और बीज को बड़े ध्यान से उसमें रोपा। उसने रोज सुबह उठकर उसे पानी देना शुरू किया। पहले हफ्ते में कुछ नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते में भी कोई अंकुर नहीं फूटा। रामू परेशान होने लगा। उसने सोचा, शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। उसने गमले की मिट्टी बदली और इसमें जैविक खाद डाला, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी बीज से कोई अंकुर नहीं निकला। रामू के पड़ोसी और दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे रामू, तेरा बीज तो निकम्मा निकला। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? नया बीज लगा ले। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने राजा का बीज लिया है और मैं वहीं उगाने की कोशिश करूंगा। इस पर सब हंसने लगे, लेकिन रामू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच राज्य के अन्य प्रतियोगी अपने पौधों के बढ़ने की कहानियां सुनाने लगे। कुछ लोग अपने पौधों की ऊंचाई के बारे में बात करते तो कुछ उनके फूलों के रंगों की। रामू को यह सुनकर कभी कभी खुद पर संदेह होता, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। 1 साल का समय पूरा होने वाला था। रामू का गमला वैसा ही था जैसा पहले दिन था, मिट्टी और खाली। रामू ने सोचा, मुझे खाली गमले के साथ राजमहल जाना चाहिए। मैं भले ही हार जाऊं, लेकिन झूठ और धोखा नहीं दूंगा। निर्धारित दिन पर हजारों प्रतियोगी राजमहल में पहुंचे। सभी ने अपने अपने पौधों को बड़े गर्व से सजाया था। किसी के पौधे पर बड़े बड़े फूल थे तो किसी के पौधे में फल लग चुके थे। रामू ने अपने सूखे गमले को सबसे पीछे रखा और चुपचाप खड़ा रहा। अन्य प्रतियोगी उसकी हालत देखकर हंसने लगे। अरे ये क्या लाया है? सूखी मिट्टी? इसे तो बचपन में पौधे उगाना भी नहीं सिखाया गया। राजा ने धीरे धीरे हर प्रतियोगी के पौधों को देखा। वे सभी पौधे देखकर मुस्कुराते, लेकिन उनके चेहरे पर सच्चा संतोष नहीं दिख रहा था। जब वे रामू के पास पहुंचे तो उन्होंने रामू के खाली गमले को देखा और रुक गए। युवक, क्या तुम्हें बीज नहीं मिला था? राजा ने पूछा। रामू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मुझे बीज मिला था। मैंने उसे उगाने की पूरी कोशिश की,
लेकिन यह नहीं उगा। मुझे माफ करें, मैं असफल हो गया। राजा ने गहरी सांस ली और कहा। यही प्रतियोगिता का विजेता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि राजा ने रामू को क्यों चुना। राजा ने कहा, मैंने आप सभी को जो बीज दिया था वह उबाला हुआ था। उसमें से कुछ भी उगना संभव नहीं था। इसका मतलब है कि बाकी सभी ने अपना बीज बदल दिया। केवल रामू ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ वही बीज रखा। यही सच्चाई की शक्ति है। राजा ने रामू को कहा, सच्चाई और ईमानदारी ही एक सच्चे शासक के गुण हैं। आज से रामू विजयपुर का उत्तराधिकारी होगा। राज्य भर में यह खबर फैल गई। लोग रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। रामू ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि पूरे राज्य का दिल भी जीत लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा सबसे अच्छा होता है। झूठ और छल से मिली सफलता क्षणिक होती है, जबकि सच्चाई स्थायी और प्रेरणादायक होती है। गांव सुखपुर अपनी हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था। इसी गांव में अनुष्का और सुमन नाम का एक साधारण दंपति रहता था। सुमन गांव का सबसे परिश्रमी किसान था और अनुष्का एक आदर्श पत्नी। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। भले ही उनके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना था उनका प्यार और विश्वास। हर सुबह सुमन खेतों पर निकल जाता। उसकी मेहनत से गांव के लोग प्रेरणा लेते थे। दूसरी ओर अनुष्का एक कुशल गृहिणी थी, जो न केवल घर संभालती बल्कि गांव के बच्चों को पढ़ाने का भी काम करती थी। अनुष्का और सुमन के जीवन में सामंजस्य था। हर शाम वे अपने दिन भर के अनुभव साझा करते थे। अनुष्का ने अक्सर देखा कि सुमन उसे हर छोटी बड़ी बात बताता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह कुछ परेशान लग रहा था। वह देर रात तक जागता रहता, चुपचाप सोचता रहता। अनुष्का को उसकी यह चुप्पी बेचैन कर रही थी। गांव में सूखा पड़ गया था। चारों तरफ हाहाकार मच गया। फसलें सूख चुकी थीं। किसान कर्ज में डूब गए थे। सुमन भी इससे अछूता नहीं था। उसका खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। सुमन का दिल अंदर से टूट चुका था। वह सोचता, अगर घर का खर्चा नहीं चला पाया तो मैं अनुष्का का क्या मुंह देखूंगा। अनुष्का ने धीरे धीरे सुमन की इस बेचैनी को समझा। उसने एक रात सुमन से पूछा, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? क्या मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? सुमन ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। बस फसल खराब हो गई है, इसलिए सोच रहा हूँ अब क्या करना चाहिए। अनुष्का ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह सुमन के इस दुख का समाधान जरूर निकालेगी। अगले दिन अनुष्का चुपचाप अपने गहने लेकर गांव के साहूकार के पास गई। उसने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए और जो पैसे मिले उससे सुमन का कर्ज चुका दिया। जब सुमन को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से और भावनाओं से भर गया। उसने अनुष्का से कहा, तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? यह मेरी जिम्मेदारी थी। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी जिम्मेदारी मेरी भी जिम्मेदारी है। पति और पत्नी का रिश्ता एक दूसरे का सहारा बनने का होता है। यह त्याग नहीं, मेरा कर्तव्य है। सुमन ने अनुष्का की इस बात को समझा और उसका दिल उसके प्रति और भी अधिक प्रेम और सम्मान से भर गया। कुछ महीनों बाद गांव में हालात सुधरने लगे। बारिश हो गई और सुमन ने अपनी फसलें फिर से उगानी शुरू कर दी। लेकिन तभी गांव में एक अफवाह फैल गई कि सुमन का दूसरी औरत के साथ संबंध है। यह अफवाह सुनकर अनुष्का को गहरा धक्का लगा। गांव की औरतें उससे कहने लगीं, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, उसे छोड़ दो। लेकिन अनुष्का को अपने पति पर पूरा विश्वास था। उसने उन औरतों से कहा, मेरा सुमन ऐसा नहीं कर सकता। हमारा रिश्ता दूसरों की बातों पर नहीं, विश्वास पर टिका है। अनुष्का ने सुमन से सीधे बात करने का फैसला किया। उसने कहा, गांव में जो बातें हो रही हैं, वे सच हैं या झूठ? सुमन ने शांत स्वर में कहा, तुमने मुझसे यह सवाल कैसे किया? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अनुष्का ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं तुम्हारे दिल से यह सुनना चाहती हूँ। सुमन ने जवाब दिया, यह सब झूठ है। मैं तुम्हें और हमारे रिश्ते को दिल से प्यार करता हूँ। लोग बस हमारी खुशियों से जलते हैं। अनुष्का ने सुमन की बातों में सच्चाई देखी। उसने तय किया कि वह गांव वालों को सच्चाई दिखाएगी। अनुष्का ने गांव के लोगों से कहा, अगर आप लोग सच्चे हैं तो सबूत दिखाइए। बिना सबूत किसी के चरित्र पर सवाल उठाना गलत है। कुछ दिनों बाद गांव के ही एक आदमी ने यह स्वीकार किया कि उसने यह अफवाह केवल ईर्ष्या के कारण फैलाई थी। उसने कहा, सुमन की सफलता मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने झूठ फैलाया। गांव के लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की और अनुष्का सुमन से माफी मांगी।
इस घटना के बाद अनुष्का और सुमन का रिश्ता और मजबूत हो गया। उन्होंने हर मुश्किल का सामना एक साथ किया और दूसरों के लिए एक मिसाल बने। अनुष्का ने सुमन से कहा, हमारे रिश्ते की नींव विश्वास और प्यार पर है। जब तक हम साथ हैं, कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। सुमन ने अनुष्का का हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। गांव वालों ने भी उनसे सीखा कि अफवाहें और ईर्ष्या किसी का जीवन बर्बाद कर सकती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो एक दूसरे का सहारा बने और बाहरी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने रिश्ते को मजबूत करें। रहसपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक दयालु किसान रहता था। हरि को अपनी खेती से बहुत प्यार था। उसके खेत दूर तक फैले हुए थे, जहां सुनहरी गेहूं की बालियां और हरी भरी सब्जियां लहलहाती थीं। हर सुबह हरि पक्षियों को गुनगुनाते हुए अपने खेतों में काम करने जाता था। हरि का एक छोटा बेटा था, रवि। वह बहुत चुलबुला और सवाल पूछने वाला बच्चा था। रवि को मिट्टी में खेलना और खेतों में दौड़ना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने पिता से पूछता, पापा, ये जमीन हमें इतना खाना कैसे देती है? हरि मुस्कुराते हुए कहता, बेटा, जमीन हमारी दोस्त है। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो ये हमारा ख्याल रखेगी। लेकिन एक साल कुछ गलत हो गया। बारिश नहीं हुई और सूरज बहुत तेजी से तपने लगा। हरि के हरे भरे खेत सूख गए और भूरे पड़ गए। फसलें उगना बंद हो गईं और पूरा परिवार चिंता में डूब गया। एक शाम हरि और रवि पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। वे खाली पड़े खेतों को देख रहे थे। रवि ने पूछा, पापा, अब हम क्या करेंगे? हरि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तभी एक अजीब बूढ़ा आदमी वहां आ गया। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। उसकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी और उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। बूढ़े ने नरम आवाज में कहा, किसान हरि, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम अपनी जमीन और अपने गांव से बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हरि और रवि ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। हरि ने पूछा, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? बूढ़े ने अपनी झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भर बीज निकाले। उसने कहा, ये बीज साधारण नहीं है, ये जादुई बीज हैं। अगर तुम इन्हें प्यार और मेहनत से बोओगे तो तुम्हारे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। हरि ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन ये बीज काम करेंगे कैसे? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, इन बीजों को पानी, धैर्य और अपने दिल से सींचना। ये तुम्हें निराश नहीं करेंगे। अगले दिन हरि और रवि ने मिलकर खेत की मिट्टी तैयार की। उन्होंने जादुई बीज सावधानी से मिट्टी में बो दिए। रवि ने खुशी खुशी तालाब से पानी लाकर पौधों को सींचा। हर दिन दोनों मिलकर बीजों का ख्याल रखते और बूढ़े की बात याद करते। प्यार और मेहनत से काम करना है। पहले कुछ दिनों तक कोई बदलाव नहीं दिखा। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते, हरि तो अब जादू टोने में विश्वास करने लगा है। सूखी जमीन में क्या उगाएगा? लेकिन हरि और रवि ने हार नहीं मानी। वे हर दिन मेहनत से काम करते रहे। कुछ हफ्तों बाद खेतों में छोटी छोटी हरी पत्तियां निकलने लगीं। देखते ही देखते पूरा खेत हरा भरा हो गया। पौधे इतने स्वस्थ और मजबूत थे कि उनकी फसल पूरे गांव में सबसे बेहतर निकली। गांव के लोग जो पहले हंसते थे अब हरि की तारीफ करने लगे। वे उससे पूछने आए, हरि, हमें भी अपनी खेती का तरीका सिखाओ। हरि ने सबको बताया कि मेहनत, धैर्य और जमीन से प्यार करने का तरीका ही असली जादू है। जल्द ही पूरे गांव ने हरि के जादुई बीजों से प्रेरित होकर अपने खेतों को फिर से हरा भरा बना लिया। बूढ़ा आदमी फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन हरि जानता था कि वह सिर्फ मदद करने आया था। रवि ने एक दिन हरि से कहा, पापा, आपने सच कहा था। जमीन हमारी दोस्त है। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो ये हमेशा हमारा साथ देगी। हरि ने गर्व से अपने बेटे को गले लगाया। अब सूरजपुर का गांव दूर दूर तक अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाने लगा। और इस तरह हरि और रवि की मेहनत और जादुई बीजों ने पूरे गांव को फिर से जीने की उम्मीद दी। काफी समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु आया। वह बहुत ज्ञानी और तपस्वी था। गांव वाले उसकी सेवा में लगे रहते थे और उसकी बातों का पालन करते थे। एक दिन साधु ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं एक रहस्य छोड़ रहा हूँ। इस गांव में कहीं एक छिपा हुआ खजाना है, जिसे पाने के लिए आपको अपनी बुद्धि
और साहस का प्रयोग करना होगा। साधु के जाते ही गांव के लोग खजाने की खोज में जुट गए। सभी ने दिन रात मेहनत की, लेकिन खजाना नहीं मिला। इस बीच गांव में 2 युवक थे, अर्जुन और विकास। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, जबकि विकास चालाक और स्वार्थी था। दोनों ने भी खजाना खोजने का निर्णय लिया। एक रात अर्जुन को सपने में साधु का चेहरा दिखा और उसने देखा कि साधु उसे एक संकेत दे रहा है। उसने सुबह उठकर विकास को अपने सपने के बारे में बताया। विकास, मैंने सपना देखा कि साधु मुझे संकेत दे रहा है। हमें इस दिशा में खजाना ढूंढना चाहिए। विकास ने अर्जुन को समझाने का नाटक किया कि वह भी साथ देगा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। उसने मन ही मन सोचा कि जैसे ही खजाना मिलेगा, वह अर्जुन को धोखा देकर उसे खुद ले लेगा। अर्जुन की मेहनत का फल मुझे मिलेगा। जैसे ही खजाना मिलेगा, मैं उसे धोखा देकर खुद ले लूंगा। दोनों ने मिलकर साधु के संकेतों का पालन किया और गांव के पुराने मंदिर के पीछे एक जगह खुदाई शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक बड़ा सा बक्सा मिला। विकास ने जल्दी से बक्सा खोला, लेकिन उसमें सोना या चांदी नहीं था, बल्कि एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जो मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, वही सच्चे खजाने का हकदार होगा। अर्जुन ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और समझ गया कि साधु का संदेश क्या था। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम करने का निर्णय लिया और विकास को भी समझाने की कोशिश की। विकास, साधु ने सच्चा खजाना मेहनत और ईमानदारी में बताया है। हमें इसी मार्ग पर चलना चाहिए। ये सब बकवास है। मुझे यह पत्र और बक्सा नहीं चाहिए। अर्जुन ने मेहनत जारी रखी और गांव के लोगों की सेवा में लगा रहा। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी की कद्र करते हुए उसे गांव का मुखिया बना दिया। अर्जुन, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने साबित कर दिया कि तुम ही हमारे गांव के सच्चे नेता हो। विकास, जो चालाकी और स्वार्थ के कारण असफल रहा, ने अपनी गलती समझी और अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने स्वार्थ और चालाकी से काम लिया और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा खजाना मेहनत और ईमानदारी में ही है, जबकि चालाकी और स्वार्थ केवल असफलता और पछतावा लाते हैं।